हेलो स्टूडेंट, अ वेरी लवली मॉर्निंग। तो हम लोग जो हमारा चैप्टर देख रहे थे दैट इज़ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी, जिसका एक लेक्चर हो गया है और जो सेकंड लेक्चर था, सॉरी फॉर माय डियर स्टूडेंट कि मैं वो लेक्चर पोस्ट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज़। ठीक है, तो आज का हमारा मानो कि सेकंड लेक्चर है न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी का। चलो फिर हम देखते हैं अपना चैप्टर। आई होप कि आपको इसमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आप तो बैठे ही उस चीज़ के लिए कि आपको इधर उधर से सब ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो चलो फिर हमारा ज्ञान भरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो, हम लोगों ने इसके पहले न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था कि न्यूक्लियर फिजिक्स एक्चुअली होता क्या है, न्यूक्लियस किसने फॉर्म किया, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। नींद में भी कोई पूछ लेगा तो आई होप कि आप आंसर दे दोगे। दैट इज़ द रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमको न्यूक्लियर का पता चला था। देन उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट्स होते हैं, सो मेनी थिंग्स आर प्रेजेंट इन दैट। देन उसके चार्जेस क्या होते हैं, ओके। देन उसके हमने टाइप्स देखे थे, आइसोटोप्स, आइसोबार। ठीक है, तो आज हमको उसका शेप, साइज, वॉल्यूम, डेंसिटी, इसके बारे में हमको थोड़ी सी आज बात करना है। तो जब हम न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो उसमें एक छोटा सा पार्ट बच गया है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स जो हमने देखा था, उसमें हमको जो नेक्स्ट देखना है दैट इज़ न्यूक्लाइड, है ना। अरे भाई, न्यूक्लियर पढ़ रहे हैं तो सब तो उसी के नाम आएंगे। तो आज हमको देखना है न्यूक्लाइड। एकदम छोटी सी टर्म है, कुछ भी नहीं है इस टर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि हमने ये देखा था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, किसको मास नंबर बोलते हैं और किसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो फिर हम आज देखने वाले हैं कि एक्चुअली द मीनिंग ऑफ न्यूक्लाइड। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक एलिमेंट्स ले लिया, ठीक है। अब अगर मैंने हाइड्रोजन एटम का एक एलिमेंट ले लिया तो आपको पता है कि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, Z से। मतलब ये हो गया हमारा एलिमेंट, ये हो गया Z और ये हो गया A। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगी Z 1 है और A भी 1 है। तो एक्चुअली द मीनिंग ऑफ न्यूक्लाइड क्या होता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड Z कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लाइड। यहाँ पे जो A और Z दिख रहा है, इनका जो कलेक्शन है, इनका जो कनेक्शन है, विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लाइड, विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लाइड। ठीक है, एकदम सिंपल सी टर्म है और इसमें कुछ भी नहीं था। अब हम बेसिकली जो आज पढ़ने वाले हैं दैट इज शेप। ठीक है, अगर हम शेप की बात करें स्टूडेंट, तो देखो ये जो न्यूक्लियस है, आपको पता है कि बहुत बड़े एटम के अंदर इतनू सा छोटू सा न्यूक्लियस बैठा है जो बहुत ही ज़्यादा डेंस है, बट उसका मास ज़्यादा है, अब एटम की अगर हम बात करें तो एटम स्फीरिकल शेप का होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस भी है तो वो भी स्फीरिकल शेप का होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये तो प्रूव किया गया कि यस, न्यूक्लियस इज स्फेरिकल इन शेप बट इट इज नॉट एक्चुअली एंड टोटली स्फेरिकल, कंप्लीटली स्फेरिकल ये नहीं है। हम इतना बोल सकते कि यस इट इज स्फेरिकल बट इट इज नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल। क्यों कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है? क्योंकि कुछ जो एटम्स होते हैं वो या तो बड़े होते हैं या तो छोटे होते हैं, और जितना बड़ा एटम का साइज होता है तो न्यूक्लियस भी उतने अंदर ही छोटे या बड़े साइज के प्रेजेंट होंगे। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। मतलब एटम बड़ा तो न्यूक्लियस का भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एटम छोटा तो न्यूक्लियस भी उसमें छोटा सा समा जाएगा। मतलब ये जो न्यूक्लियस है इसको हम कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं बोल सकते, ये थोड़ा सा डेविएशन शो करता है। ये क्या करता है? थोड़ा सा डेविएशन शो करता है। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव तो हो गया है, एक्सपेरिमेंटली इट प्रूव्स
that nucleus is spherical. Nucleus is spherical in shape, but not perfectly spherical, it deviate. ओके, थोड़ा सा डेविएशन इसमें शो होता है, ऐसा उनका कहना है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने शेप की बात कर ली, अब हम बात करेंगे साइज की। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? अब हम बात करने वाले हैं साइज की। अब स्टूडेंट, जब हम साइज की बात करने वाले हैं तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है, जो रुदरफोर्ड ने बताया कि उसका जो साइज होता है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10 की पावर -15 और 10 की पावर -14 मीटर होता है। ये हम प्रीवियस एट द टाइम ऑफ बोर्स चैप्टर ये हम चीज़ पढ़ चुके हैं कि बहुत बड़े एटम के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है विच इज़ पॉजिटिव चार्ज, वेरी डेंस, एंड उसकी जो साइज होती है नॉर्मली दैट इज़ 10 की पावर -15 और 10 की पावर -14। और हमने इसके पहले ही बात की कि एटम जितना बड़ा उसमें थोड़ा सा न्यूक्लियस बड़ा, एटम जितना छोटा उसमें न्यूक्लियस भी उतना ही छोटा समा जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो बात आ गई, ये बात ये आ गई कि ये डिपेंड करता है एटम पे। किस पर डिपेंड करता है? ये एटम पे ये डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट, जब ये एटम पे डिपेंड करता है तो अगर हम दो अलग अलग एटम की बात कर ले तो एक मानो हम हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं, ऊपर में ही लिखा गया है, और सेकंड मानो हम सोडियम की बात कर लेते हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ पे जब हम, चलो यहाँ लिख लेते हैं, अब जब हम एटम की बात कर रहे हैं तो एटम में हमने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में आपको पता है 1 and 1, पता है आपको ये चीज़ हम पहले से देखते हुए आ गए हैं। जब हम बात कर रहे हैं सोडियम की, तो सोडियम में इस तरीके से इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दिया गया रहता है। अब देखो एक्चुअली क्या, अब जो प्रोटॉन है हाइड्रोजन में दैट इज 1 और जो न्यूट्रॉन है दैट इज 0, ओके, इन हाइड्रोजन एटम। एंड देन वी टॉक अबाउट द सोडियम। तो सोडियम में जो प्रोटॉन है वो कितना है? 11, और जो न्यूट्रॉन है वो कितना है? 23 माइनस 11, हाउ मच? दैट इज 12। अब साइज देखो, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन और सोडियम में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, मतलब साइज थोड़ी बढ़ गई ना? बढ़ तो गई है यार, 1 कहाँ 11 कहाँ, मतलब साइज बढ़ गई है। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि आप ये बोल सकते हो कि मैम न्यूक्लियस का जो साइज होता है इट्स डिपेंड ऑन द एलिमेंट, विच टाइप ऑफ एलिमेंट इज प्रेजेंट देयर। जब हमने बात हाइड्रोजन की थी तो प्रोटॉन एक ही था, जब बात हमने सोडियम की कर ली तो आपने यहाँ पे देख लिया कि जो प्रोटॉन है 11 हो गया और न्यूट्रॉन जो है वो 12 हो गया, मतलब वो थोड़ा सा फैल गया, इतना कॉम्प्रेस नहीं था। हाइड्रोजन में वो इतना कॉम्प्रेस था क्योंकि 1 थे, और जब हम सोडियम की बात की तो वो इस तरीके से फैल गया। दैट मीन्स इट इज डिपेंड ऑन द एलिमेंट और इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एटम। जितना बड़ा एटम उसमें उतना न्यूक्लियस। तो यहाँ पे बात आपको क्लियर हो गई है स्टूडेंट। तो चलो देन हम जब हमने शेप और साइज की बात कर ली तो हम आगे बात करते हैं वॉल्यूम की। ओके, तो चलो देन वी टॉक अबाउट द वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम को हम डिनोट करते हैं V से। ओके, अब जब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस का हमने शेप तो ऑलरेडी देख रखा है, दैट इज स्फेरिकल इन शेप। टोटल स्फेरिकल नहीं बट ओके इट इज स्फेरिकल इन शेप। अब
यहाँ से इतना उसका रेडियस होगा, अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और उसके चार्जेस प्रेजेंट होंगे, लेकिन इतना उसका रेडियस है। आप ये बात मानते हो कि इतना उसका सेंटर से रेडियस है। अब जब हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे और हमने जब ये कहा है कि इट इज स्फेरिकल इन शेप, तो जो स्फेरिकल होता है स्टूडेंट, उसका सरकमफेरेंस कितना होता है? आपको तो वो ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो आपको यहाँ पे, और ये क्यों आया? बिकॉज हमने ये कहा कि न्यूक्लियस का जो शेप है वो पर्टिकुलरली स्फेरिकल इन शेप है। स्फेरिकल कहाँ? इसीलिए हमने उसका जो वॉल्यूम लिखा दैट इज 4/3 पाई आर। हाँ, तो स्टूडेंट अब यहाँ पे आपको एक बात क्लियर हो गई है कि जितने जितने साइज के एटम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं तो न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ते जाता है। अब यहाँ पे देखो कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है ये किस पे डिपेंड करता है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब जब हमने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात कर ली तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वेयर? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियॉन्स तो आपको पता है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, volume of nucleus is proportional to what? Number of proton plus number of neutron. अब number of proton and number of neutron what क्या होता है? दोनों का कॉम्बिनेशन। याद करो, हमने जब एलिमेंट देखा था x और ये यहाँ पे रहता है z और यहाँ पे रहता है a, और ये a ही क्या है? यही तो है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ठीक है, अब V जो है दैट इज अ वॉल्यूम एंड व्हाट इज द वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए। ओके, अब यहाँ पे देखो कि 4/3 पाई आर क्यूब दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। अब 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए, और अगर मैं इसको साइड में निकाल देती हूँ तो बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, मतलब हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए। आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए एंड व्हाट इज द ए? ए इज द मास नंबर। ए इज द मास नंबर। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। मतलब यहाँ पे हमको अभी डायरेक्टली का साइन हटाना है, तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू R0A। आर क्यूब इज इक्वल्स टू R0A। अब अगर मुझे यहाँ से R को ही लिखना है तो मैं क्या इस तरीके से लिख सकती हूँ? यस मैम, राइट, लिख सकते हैं। हमने आर का क्यूब हटा दिया, उसको ए पे लगा दिया, तो दैट इज 1/3। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आर क्या है? दैट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। R0 क्या है? कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियाई। कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियाई, उसका जो टर्म होता है दैट इज R0। इसका ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट होगी, मतलब इट इज गिवन। ओके, तो डोंट टेक अ लोड, हम आगे देखने वाले हैं। और A क्या है? A दैट इज मास नंबर।
A, दैट इज मास नंबर। अब ये जो R0 है ये होता है 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, और इसका और एक यूनिट है दैट इज 1.2 FM, फर्मी। FM that means फर्मी, इट इज ऑल्सो द वन यूनिट ऑफ दैट R0। या तो फर्मी लिखो या तो 1.2 10 की पावर -15 मीटर लिखो। मतलब यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। मतलब ये जो इक्वेशन हमको मिला तो मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि R इज इक्वल्स टू 1.2 A की पावर 1/3, दैट इज आर इक्वेशन। दैट इज आर इक्वेशन कि R इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू A की पावर 1/3। तो यहाँ पे जो इक्वेशन लिख के रखा है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से आपके कॉपी में। हाँ तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने वॉल्यूम की बात कर ली है, हमारी शेप की बात हो गई, साइज की बात हो गई, वॉल्यूम की बात हो गई। अब हम बात करने वाले हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब हम बात करने वाले हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, चलो हेडिंग लगा दो और लेट्स स्टार्ट। आपको पता है जो डेंसिटी होती है तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और हम जब बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस का ही मास और न्यूक्लियस का ही वॉल्यूम होगा। और जो डेंसिटी है उसको किससे डिनोट करते हैं, रो से। तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, मास ऑफ न्यूक्लियस देन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। यस, लिख सकती हूँ। अब जब मास ऑफ न्यूक्लियस की बात हम कर रहे हैं दैट मीन्स मास नंबर, मतलब A हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब A हो गया। और वॉल्यूम तो आपको पता है विच इज डिनोटेड बाय V। अब जब हम बात A की कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। और हमने एक चीज देखी थी कि उसका एटॉमिक मास यूनिट होता है, उसका एटॉमिक मास यूनिट होता है। मतलब ये जो A है इसको 1 AMU लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। और V की वैल्यू आपको पता है, V की वैल्यू क्या है, 4/3 पाई R क्यूब। और क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ R, पुट द वैल्यू ऑफ R। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? R की वैल्यू क्या है, R0 A की पावर 1/3। तो ये वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करना है। तो A इंटू 1 AMU डिवाइडेड बाय 4/3 पाई, और R क्यूब के जगह पे क्या डालेंगे, R0 क्यूब A की पावर 1/3, A की पावर 1/3 होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि R की वैल्यू इतनी डाल दी और देन होल क्यूब। अब यहाँ देखो A और A गेट कैंसिल, मतलब AMU 1 AMU डिवाइडेड बाय 4/3 पाई R की पावर 3, R की पावर 3। मतलब जब हम AMU की बात कर रहे हैं मतलब हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। और अगर ये जो वैल्यू है इसमें तो हमको सभी की वैल्यू पता है, और अगर मैं इसकी सभी की वैल्यू इसमें पुट कर देती हूँ तो क्या मुझे आंसर मिल जाएगा? यस मैम, आंसर तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि पेज के पन्ने पलटो और उसमें देखो कि हमने मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख के रखा था, कितना है 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 kg। ओके, देयर आर समथिंग वैल्यू विच इज़ नियरर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मैं 1 AMU के जगह पे उतना लिख सकती हूँ, क्योंकि हमने उसको 1 AMU कंसिडर किया था। यस, किया था 1 AMU कंसिडर। अब यहाँ पे देखो, जब हमने उसको 1 AMU कंसीडर किया था तो यहाँ पे मैं 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 डिवाइडेड बाय 4/3 पाई
that is the constant value. R0, that is also a constant value. What is that value? 1.2 in, yes, 1.2 into 10 की पावर 15, 1.2 into 10 की पावर -15 क्यूब। मतलब आप जब इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आएंगी दैट इज 2 into 10 की पावर 7 kg पर मीटर क्यूब। 2 into 10 की पावर 7 kg पर मीटर क्यूब। 2 into 10 की पावर 7 kg पर मीटर क्यूब। तो दैट इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे जो लिखा गया है उसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। हाँ, तो आपका नोट डाउन हो गया है। फिर हमको और एक छोटी सी टर्म देखना है, दैट इज अ न्यूक्लियर स्पिन। दैट इज न्यूक्लियर स्पिन। हेडिंग लगा देते हैं, न्यूक्लियर स्पिन। ओके, जब हमने अभी यहाँ पे हेडिंग लगा दिया है तो व्हाट इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। तो इसकी एक छोटी सी सिंपल डेफिनेशन है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर स्पिन। कि न्यूक्लियस का जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हमने क्या कहा है? न्यूक्लियर स्पिन। एंगुलर मोमेंटम of nucleus called nuclear spin। ओके, बहुत छोटे छोटे टर्म्स है ये, इसलिए इसके डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, एकदम छोटी टर्म है। ठीक है, अब हमको बेसिकली आना है कि ये जो 1 AMU है, 1 AMU, AMU क्या लॉन्ग फॉर्म आपको पता है, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज ए लॉन्ग फॉर्म ऑफ 1 AMU। अब इसका कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/12 एटॉमिक मास ऑफ ए एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एट रेस्ट कंडीशन इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, देखते हैं अब ये 1 AMU क्यों आया। अब यहाँ देखो 1/12। अब हमने एक एलिमेंट सिलेक्ट किया, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर मतलब जिसका Z जो है वो 6 है और जिसका A जो है दैट इज 12 है। तो यहाँ से अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है तो प्रोटॉन तो यहाँ पे समझ में आ गया, दैट इज 6, और न्यूट्रॉन यस इट इज ऑल्सो 6। ठीक है, मतलब प्रोटॉन भी 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोथ आर 6। मतलब यहाँ पे क्या आ गया 12/12, तो दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, और इसको 1U भी लिखते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से इस चीज़ जो है इसका कैलकुलेशन किया जाता है। ओके, अब सेकंड टर्म है इसमें मास एनर्जी, जिसका आपको इक्वेशन पता है। मास एनर्जी के बारे में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो यूनिट रहेगा वो मोस्टली AMU रहेगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिसका यूनिट हम AMU नहीं लिख सकते हैं, तो एट दैट केस हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मास एनर्जी का एक रिलेशन है, और ये जो रिलेशन है ये किसने दिया, आप सभी को पता है 1905 में आइंस्टाइन ने ये रिलेशन दिया है कि E इज इक्वल्स टू mc²। E इज इक्वल्स टू mc²। m क्या होता है, m होता है मास, और c क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ और अगर हम मास की बात करें तो जो भी है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, वॉटएवर, उसका मास हमको लेना पड़ेगा, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो रिलेशन है पर्टिकुलरली E इज इक्वल्स टू mc², तो इसके बारे में आपको पता है कि ओके मास तो है, लेकिन मास कभी कभी एनर्जी जैसा बिहेव करता है। मास और एनर्जी का एक रिलेशन है कि मास को हम कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। अब इसके लिए एक चीज़ को समझो कि जैसे कि 2 इंसान हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ पे है। ठीक है,
अब ये दो इंसान इतने डिस्टेंस पे खड़े हैं, ये इंसान के पास बॉल है। अब इसने क्या किया, यहाँ से बॉल को फेंका, गॉट इट, पॉइंट को गॉट करो। एक इंसान, सेकंड इंसान, इसके पास बॉल है, इसने यहाँ से बॉल को ट्रांसफ़र किया। यस, बॉल यहाँ से यहाँ पे गया, मतलब क्या ट्रांसफ़र हुआ, मास। इसके हाथ में बॉल था, इसके हाथ में मास था। इसने एनर्जी लगाई, फोर्स लगाया और यहाँ से वो इधर चला गया, मतलब एनर्जी के साथ मास का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो somewhere times in the nuclear physics we have to use this concept, that is a mass energy. The formula for that E is equals to mc square, and which one is given that formula, that is a Einstein. Okay, तो यहाँ पे हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स की पूरी जो टर्म्स है वो यहाँ पे हमारी हो चुकी है। अब बेसिकली हमको देखना है द इम्पॉर्टेंट फैक्ट, दैट इज अ मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट हमको पढ़ना है बेसिकली। ओके, अब हम आते हैं हमारा चैप्टर का स्टार्टिंग। तो हमारा चैप्टर का स्टार्टिंग ही है मास डिफेक्ट। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मास में कुछ तो भी डिफेक्ट है। ओके, देयर इज समथिंग हैपेंड इन द मास विच इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, अब जब हम मास डिफेक्ट की बात कर रहे हैं तो कोई भी एक एलिमेंट है जिसमें से हम प्रोटॉन और कोई भी एक एलिमेंट्स है जिसमें से हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि व्हाट इज हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज प्रेजेंट इन दैट न्यूक्लियस एंड ऑल्सो द न्यूट्रॉन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दैट न्यूक्लियस। हाँ, तो जब हम एलिमेंट्स को लिखते हैं तो आपको ये चीज़ पता है कि हम जो एलिमेंट है उसको कुछ इस तरीके से हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज़ अ मास नंबर और एटॉमिक मास। ओके, अब यहाँ पे देखो, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमको पता रहना चाहिए, यहाँ से आपको दिख रहा है क्या, पहले तो मुझे वो चेक करना पड़ेगा कि आपको दिख रहा है क्या। लेट हिम टू चेक। ओके, पहले मैं देख लेती हूँ कि आपको दिख रहा है क्या। यस। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो कि जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बेसिकली बात कर रहे हैं तो मुझे पता करना है कि कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, अब जब मुझे ये पता करना है कि ये जो पर्टिकुलरली एलिमेंट है, मैंने अभी कोई भी एक एलिमेंट की बात नहीं की, मैंने एग्जांपल लिया कि x नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है। तो जब मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रही हूँ तो मुझे मास ऑफ प्रोटॉन पता करना है। तो मास ऑफ प्रोटॉन पता करने के लिए ये वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, z से, मतलब मैं यहाँ पे z लिख सकती हूँ। यस मैम। अब जब मुझे मास ऑफ न्यूट्रॉन पता करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट न्यूक्लियस, तो फिर मैं क्या करूँगी, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि a से z को माइनस करना पड़ेगा। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि a माइनस ऑफ z, मतलब यहाँ से मुझे प्रोटॉन पता चल गया z से और न्यूट्रॉन पता करना है तो a माइनस ऑफ z मुझे पता करना पड़ेगा। मतलब ये जो यहाँ पे लिखा गया है इट इज़ ओनली अ थ्योरी, ये सिर्फ थेरोटिकल है। मतलब मैं यहाँ पे m t लिख सकती हूँ और यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला लिख सकती हूँ। ठीक है, इट इज़, ये जो है ये सिर्फ आपको समझने के लिए लिखा गया है। ओके, अब देखो मैंने क्या लिखा कि थेरोटिकल मास इज इक्वल्स टू, प्रोटॉन का मास पता करना है तो z और न्यूट्रॉन का पता करना है तो a माइनस ऑफ z। ओके, अब क्या हो रहा था स्टूडेंट कि जो प्रैक्टिकल किया गया था उसकी वैल्यू और जो थेरोटिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है उसकी वैल्यू डिफरेंट आ रही थी। मतलब जो प्रैक्टिकल मास है, मैंने प्रैक्टिकल मास को pm लिख दिया, जो प्रैक्टिकल मास है उसकी वैल्यू और जो थेरोटिकल मास है उसकी वैल्यू चेंज आ रही थी, उसमें डिफरेंस आ रहा था। जबकि ये आना नहीं चाहिए क्योंकि जो हम थ्योरी में लिखते हैं उसी को जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो दोनों वैल्यू हमारी सेम रहनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि मुझे इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट दिख रहा है, तो विच इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट, जिसको इस तरीके से डिनोट किया गया है। और मास डिफेक्ट में क्या हो गया कि थेरोटिकल वैल्यू
और प्रैक्टिकल वैल्यू में चेंज दिख रहा था। और बेसिकली जो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है वो बड़ी दिख रही थी एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल वैल्यू, तो इसे कहा गया है मास डिफेक्ट, अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको भी हम आगे देखने वाले हैं। पूरा एक साथ खा लेंगे तो समझ में नहीं आएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ स्टूडेंट, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो हमारा गूगल क्लासरूम पर्टिकुलरली चल रहा है तो उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि स्टूडेंट को जो वीडियोस है वो मे बी एट द टाइम नहीं दिख रहा है, तो बिकॉज इट इज़ हैपन ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनेट। आपको भी पता है कि कनेक्शंस का प्रॉब्लम है और हम भी सेम उसी चीज़ से गुजर रहे हैं, क्योंकि हम एक दिन में 4-4, 5-5 लेक्चर्स लेते हैं और देन उसको एक्सपोर्ट करना, देन अपलोड करना, तो इट गेट्स अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड लॉट ऑफ इंटरनेट। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है 1 या 2 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगी। कल मेरा लेक्चर नहीं आया था बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज़, तो कल आपको फिर से लेक्चर मिल जाएगा। दैट इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। तो सेम स्टूडेंट, नहीं कुछ समझ में आ रहा है मैसेज करिए, पूछिए, मैं तो बार बार यही चीज़ बोलती हूँ। और एक चीज़, जब आप असाइनमेंट लिख रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के असाइनमेंट अटैच नहीं हो रहे, तो आप उसकी फ़ोटो कैम स्कैनर से निकालिए ताकि इमेज कॉम्प्रेस हो जाए, या तो आप जो फ़ोटो निकालते हो तो JPG टू PDF कन्वर्टर आप डाउनलोड कर लीजिए, और जो आप फ़ोटो निकालते हैं उसको JPG से PDF में ट्रांसफ़र कर लीजिए, ठीक है। तो इट इज़ ईजी, वो आपके लिए भी ईजी हो जाएगा, ज़्यादा नेट कंज्यूम नहीं होगा और आपका जो मोटो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। और मुझे पर्सनली एक चीज़ आपको ये कहनी है कि आप जब असाइनमेंट लिख रहे हो स्टूडेंट, तो आप असाइनमेंट कॉपी साथ में लेके बैठिए, और जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो तो जो इस दिन जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसी के ऊपर दिया जाता है। तो आप जब हम पढ़ा रहे हैं तभी जब आप रफ में नोट डाउन करते हो तो आप अच्छे से नोट डाउन करिए और असाइनमेंट को थोड़ा सा सीरियस लीजिए, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं तो जैसे आप असाइनमेंट भेजते हो तो मैं उसके ऊपर मार्क्स भी आपको भेज देती हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत आलसीपना करते हैं असाइनमेंट लिखने में, एकदम शॉर्ट्स में लिख के भेज देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, ये आपके लिए है, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिए और सेंड करिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं इसका आगे का पोर्शन लेके। ओके स्टूडेंट, बाय, एंजॉयिंग।